जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं? अच्छे हुए है ना। और अपने अपने स्वस्थ होंगे। पहले सबसे पहले तो स्वस्थ होंगे आप लोग, और जब स्वस्थ होंगे तो व्यस्त होंगे, और अपने अपने काम में क्या होंगे, मस्त होंगे, है ना। मज़ा आ रहा है पढ़ने में आप लोग को। मैथ का भी क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, है ना दोस्तों। साइंस का भी कुछ ऑफलाइन में जा रहा है, आप देख रहे होंगे। अभी 2-4 दिन से साइंस का PDF नहीं तैयार हुआ है, तो उसको भी अभी रुका है, लेकिन मैथ का रेगुलर जा ही रहा है। तो आज जो लाए हैं दोस्तों, भारतीय संवैधानिक इतिहास के बारे में, इसका इतिहास क्या है, इसके बारे में हम लोग चर्चा चलेंगे। और इससे बहुत सारे क्वेश्चन प्रतियोगिता परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं दोस्तों। कम से कम 5, 4, 6 को क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा, 2-4 क्वेश्चन मिल ही जाएगा, 5। लेकिन उससे पहले आप सभी दोस्तों को जानना बहुत ज़रूरी होगा, है ना। जिस चीज़ के बारे में आप पढ़ रहे हैं, उस चीज़ के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, है ना। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं दोस्तों 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को बात हम करते हैं। 31 दिसंबर 1600 को, है ना। उस समय ब्रिटेन के महारानी, जिसका नाम था एलिजाबेथ, जिसका नाम क्या था, एलिजाबेथ। लेकिन हाँ दोस्तों, एक बात जरूर, अगर आप पहली बार आए हैं दोस्तों मेरे चैनल पर, तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए दोस्तों, और शेयर कर दीजिए, क्योंकि दूसरे लोगों को, दूसरे विद्यार्थियों को भी फायदा हो सके। तो बात रहा 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को, है ना। उस समय ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ थी। उन्होंने भारत पर शासन करने के लिए एक कंपनी का नींव रखा था, जिस कंपनी का नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी। समझ रहे बात को? ईस्ट इंडिया कंपनी शुरुआत में जो रखा दोस्तों, इसका ईस्ट इंडिया कंपनी नाम तो रखा, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी का दबदबा बनाने के लिए दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के लिए रखा। उन्होंने बनाया कि 15 वर्षों के लिए, कितना वर्षों के लिए, 15 वर्षों के लिए सबसे पहले शुरू ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार दे दिया गया दक्षिण पूर्वी देशों के लिए, कि 15 वर्ष में जाओ और अपना व्यापार को मजबूत बनाओ। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उसके बाद उन्होंने फिर बढ़ा दिया 20 वर्षों के लिए। कितना वर्षों के लिए, 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया दोस्तों। लेकिन ये शुरुआत था ईस्ट इंडिया कंपनी का, कि शुरुआत में 15 वर्षों के लिए है ना बढ़ाया गया, दूसरे बात 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया। बात है उस समय की, जिस समय 1600 ईस्वी की बात है, 1600। उसके बाद आते हैं 1608 में भारत पर एक मुगल बादशाह जहांगीर का शासन था। किसका, जहांगीर का। जहांगीर का शासन था, लेकिन ब्रिटेन में ब्रिटिश राजा जेम्स प्रथम थे। कौन थे, जेम्स प्रथम, याद रखिएगा। भारत में जो थे दोस्तों जहांगीर, लेकिन ब्रिटेन में जो थे राजा जेम्स प्रथम, इन्हीं का राजदूत कैप्टन हॉकिंस, ब्रिटेन के राजा जेम्स ने प्रथम ने, उस समय उसका कैप्टन हॉकिंस राजदूत था। क्या था, राजदूत था दोस्तों। राजदूत को भेजा जहांगीर के दरबार में, लेकिन क्या हुआ जानते हैं,
ऐसा हुआ कि जिस उद्देश्य के लिए भेजा था ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम ने, उस उद्देश्य में सफलता प्राप्त नहीं किया। व्यापार को समझौता करने के लिए भेजा था कि कुछ बात बने, है ना, लेकिन बात उसको बना नहीं। समझ रहे, बात इसको बना नहीं। दोस्तों पूछता है बार बार क्वेश्चन कि जहांगीर के दरबार में सबसे पहले राजदूत कौन आया, तो कैप्टन हॉकिंस। किस राजा का था, तो जेम्स प्रथम के था। समझ रहे हैं। फिर पुनः दोबारा के साल 7 साल के बाद यानी 1615 में फिर जेम्स प्रथम ने क्या किया, कौन, जेम्स प्रथम ने क्या किया कि भेजा किसको, समझ रहे हैं, सर टॉमस रो को। किसको, उसका नाम था सर टॉमस रो। सर टॉमस रो जब आया किसके दरबार में, जहांगीर के दरबार में आया। दोस्तों ये भी आया किस उद्देश्य से, व्यापार करने ही के लिए आया था। किस उद्देश्य से, व्यापार करने ही के लिए आया। जब सर टॉमस रो, कौन, सर टॉमस रो, सर टॉमस रो जो जहांगीर के दरबार में आया, जहांगीर के दरबार में आया, कब, 1615 में। किस लिए आया था, व्यापार के लिए आया था। समझे, व्यापार के लिए, लेकिन समझौता कुछ न कुछ निष्कर्ष इसका निकल गया, निष्कर्ष हो गया, यानी इसको व्यापार करने का अधिकार मिल गया। दोस्तों व्यापार करने का अधिकार मिल गया अंग्रेज को। लेकिन उससे पहले 1613 ईस्वी में, कितना बात, 1613 में सूरत एक जगह है, आज प्रसिद्ध है, जहां पे ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी, समझ रहे बात को। 1613 में ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापना किया और व्यापार करने के लिए जो कोठी बनाया, क्या बनाया था, कोठी, ईस्ट इंडिया कंपनी का कोठी बनाया। तो व्यापार करने का उसको अनुमति क्या हो गया, मिल गया। जब मिल गया व्यापार करने के लिए, तो उधर सो तो मिल ही गया। दोस्तों इधर बंगाल से भी उसको अधिकार मिल गया कि जाके बंगाल पर भी अपना व्यापार कर सकते हो। समझे बात को। यहाँ से क्वेश्चन बार बार आता है कि सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी का कोठी कब बना, तो 1613 में, है ना। यहाँ से क्वेश्चन आया कि जहांगीर के दरबार में पुनः कैप्टन हॉकिंस के बाद सर टॉमस रो ने कब आया था, तो 1615 में। समझ रहे बात को। अब आते हैं 23 जून 1757 की बात को हम लोग व्याख्या करते हैं। 23 जून 1757 को बात को व्याख्या करते हैं। 23 जून 1757 को एक पलासी एक जगह है जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है। पलासी क्या है, जगह है, कहाँ पड़ता है, पश्चिम बंगाल में। पलासी एक जगह है जो कहाँ पड़ता है, पश्चिम बंगाल में, याद रखिएगा। और पश्चिम बंगाल में ही ये पलासी पड़ता है, पश्चिम बंगाल में। कहाँ, पलासी पड़ता है पश्चिम बंगाल में। दोस्तों
उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी के दोस्तों, और एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी याद रखेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी, और एक तरफ शुजा-उद-दौला, बंगाल का जो नवाब था शुजा-उद-दौला, शुजा-उद-दौला कहाँ? प्लासी में। ये दोनों में युद्ध चलना शुरू हो गया, घमासान युद्ध हुआ। क्या हुआ? घमासान युद्ध। और इस इतना भयानक था दोस्तों, लेकिन फिर भी ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेज की जो ताकत सा है ना, वो अपने गोला बारूद बना रखा था दोस्तों, यानी इसका ताकत के सामने ये क्या हुआ? हार गया। और ये क्या हुआ? जीत गया। जब ये हार गया और ये जीत गया, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो बंगाल का जो नवाब ने बनाया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल का नवाब बनाया किसको? मीर जाफर को बनाया। किसको बनाया? मीर जाफर को बनाया। अब मीर जाफर उधर था, लेकिन क्या कर दिया? दागेबाजी किया था दोस्तों। मीर जाफर को तो बना दिया, है ना, लेकिन लग नहीं रह गया। धीरे धीरे समय बीतता गया। उसके बाद 57 के बाद आ गया बेदरा का युद्ध होना चालू हो गया दोस्तों। बेदरा का युद्ध में अंग्रेज का जो वर्चस्व था ना, वो इतना बढ़ चुका था और व्यापार करके इतना धन संपत्ति कमा चुका था दोस्तों, लेकिन हर क्षेत्र में अंग्रेज वर्चस्व को स्थापित कर रहा था। हारने का तो नाम ही नहीं जल्दी लेता था। समझिएगा बात को। 1759 की बात है, बेदरा का युद्ध। इस बेदरा के युद्ध में एक तरफ था ईस्ट इंडिया कंपनी और एक तरफ था कौन? डच। बेदरा का युद्ध बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है दोस्तों। बेदरा का युद्ध समझने बात, ये हुआ था, एक तरफ था ईस्ट इंडिया कंपनी और एक तरफ था डच। समझिएगा, ये दोनों में घमासान युद्ध होना चालू हो गया, लेकिन अंग्रेज के सामने ये भी हार मान गया और ये हो गया, क्या हो गया? जीत गया दोस्तों। अंग्रेज के सामने चारा नहीं चल सका, ये भी क्या हो गया? हार गया। इसके एक साल के बाद यानी 1760 में होता है एक युद्ध का नाम है बांडे बास का युद्ध। बांडे बास का युद्ध कब? 1760 में। इसमें भी एक तरफ फ्रांसीसी और एक तरफ कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी। एक तरफ था कौन? फ्रांसीसी और एक तरफ कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी। ये दोनों के बीच युद्ध हुआ, कौन सा? बांडी बास का युद्ध। और ये बांडी बास का युद्ध हुआ
ईस्ट इंडिया कंपनी इतना मजबूत बना चुका था दोस्तों कि हार ही नहीं रहा था। अपने वर्चस्व को इतना बना रखा था, धन संपत्ति भी इतनी बना रखी थी, अस्त्र शस्त्र भी इतना बना रखा था, सैनिक भी इतना बना रखा था। फ्रांसीसी को मुंह काला करना पड़ा। इसको क्या हो गया, ये जीत गया, इसकी विजय हो गया, इसका पराजय हो गया। पूछता है कि बांडीबास का युद्ध किसके किसके बीच हुआ, तो याद रखें एक तरफ फ्रांसीसी, एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में 1760 ईस्वी में हुआ था। याद रखिएगा दोस्तों, जब ये दोनों युद्ध हुआ इसके बाद अंग्रेजों को वर्चस्व और बढ़ गया। कहने का मतलब है वर्चस्व इतना बढ़ गया कि ताकतवर के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी उभर करके आया। ताकतवर के रूप में कौन आया, ईस्ट इंडिया कंपनी उभर के आया। दोस्तों समझिएगा बात को, है ना। जब उभर के आया सबसे ज्यादा, कब, 1760 ईस्वी। इसके बाद एक और भयानक युद्ध होता है जिस युद्ध का नाम है बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध हुआ था, उस समय अंग्रेजों का जो नेतृत्व कर रहा था तो हेक्टर मुनरो ने कर रहा था। सत्रह सौ 64 में जो बक्सर का युद्ध हुआ, इस युद्ध में अंग्रेज की तरफ से कौन था, हेक्टर मुनरो। अंग्रेज की तरफ से कौन था, हेक्टर मुनरो। और इधर 3 गो था, मुगल बादशाह, प्लस शाह आलम द्वितीय। मुगल बादशाह कौन है, वही शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय था दोस्तों। दूसरा कौन था पता है, दूसरा था, याद रखेगा, शुजा-उद-दौला। तीसरा था मीर कासिम। कौन कौन, इधर अंग्रेज की तरफ था हेक्टर मुनरो, और इधर 3 गो था जिसको त्रिगुट के नाम से जाना जाता है। कौची, त्रिगुट के नाम से। कौन, शाह आलम द्वितीय, शुजा-उद-दौला और मीर कासिम। अंग्रेज तो ही अंग्रेज था। अंग्रेज इतना वर्चस्व स्थापित किए हुए था, इतना सैनिक को बढ़ाए हुए था दोस्तों, तीनों गुटों को निगलते देरी नहीं लगा, तीनों गुटों को क्या कर दिया, पराजय कर दिया, हार हो गया इसका, और इसका क्या हो गया, जीत हो गया। कब, 1764 के बक्सर के मैदान में। इसके बाद से पता चला कि अब अंग्रेज धीरे धीरे अपनी वर्चस्व को स्थापित करने के लिए और तैयार हो गया दोस्तों। इसके बाद से अंग्रेज की शक्तियां और उभर कर आया। अब क्या करें, अंग्रेज जो था वो समझ चुका था जब तक हम फूट डालेंगे नहीं तो राज करेंगे नहीं। यहाँ के भारत जो था अनेक राजाओं में विभाजित था दोस्तों, यानी कहने का मतलब हर क्षेत्र का अलग अलग राजा था, एकजुटता नाम का चीज नहीं था, और इसी को अंग्रेज ने फायदा लेने का प्रयास किया। अब आते 1764 में जो बक्सर का युद्ध हुआ तो आप देख ही लिए, उसमें अंग्रेजों का वर्चस्व रहा। उसके 1 साल के बाद, बस 1 साल के बाद जो हुआ इलाहाबाद का संधि 1765 में।
1765 में कौन संधि? इलाहाबाद का। इलाहाबाद का जो संधि हुआ दोस्तों, एक तरफ था लॉर्ड क्लाइव और एक तरफ था मुगल बादशाह जिसका नाम था शाह आलम द्वितीय। ये संधि जो हुआ दोस्तों, इसलिए संधि किया गया। अंग्रेज तो अपने फायदा में हमेशा सोचता था, उसको वर्चस्व स्थापित करने के लिए तो सबसे पहले फूट डालता था, उसके बाद समझिए रहे आप, युद्ध करता था, युद्ध कर करके संधि भी करता था। और संधि करके क्या किया कि बिहार, बंगाल और उड़ीसा, ये तीनों क्षेत्र पर व्यापार का अधिकार ले लिया, पूर्ण रूप से अधिकार कर लिया। अब मेरा है बिहार, बंगाल और उड़ीसा मेरा है, इस पर कोई शासन नहीं कर सकता। आप सोच लीजिए, अंग्रेज का ये नियम था दोस्तों। राजस्व वसूल करता था बिहार से, बंगाल से, उड़ीसा से। कौन? अंग्रेज, लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव को ये सब देखते हुए अंग्रेजों ने वहां ईस्ट इंडिया कंपनी का इसका क्या बना दिया? गवर्नर बना दिया 1772 में। कब? 1772 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने गवर्नर बना दिया। समझिएगा बात, समझ रहे बात को? कौन बना दिया? ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये सब देखा कि लॉर्ड क्लाइव तो कमाल कर दिया, इन्होंने बिहार और बंगाल और उड़ीसा पर व्यापार का अधिकार ले लिया। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से छीन लिया, जबरदस्ती छीन लिया दोस्तों, युद्ध करके, संधि करके छीन लिया। आप सोच लीजिए। लेकिन 1772 ईस्वी में, सॉरी दोस्तों, ये 72 में नहीं, इससे पहला ही है, पहला ही बनाया था। 1765 में ना था, उसी के बाद में बनाया था, गवर्नर इसको बनाया था 65 में। उसके बाद क्या किया कि 1772 के में ईस्ट इंडिया कंपनी का वारेन हेस्टिंग्स को सबसे पहला बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। मैंने पहले गवर्नर बनाया, उसके बाद 1772 में बंगाल का भी गवर्नर जनरल कहलाने लगा। याद रखिएगा, 1772 में क्या कहना लगा? बंगाल का भी गवर्नर जनरल कहलाने लगा। लेकिन अंग्रेज यहाँ तक छोड़ा नहीं। उसके बाद इसका जैसे जैसे हाथ बड़ा होते गया, पैर बड़ा होते गया और वर्चस्व स्थापित होते गया, उन्होंने सोचा अब इंडिया पर लगा देना है पंजा। उन्होंने 1773 में एक एक्ट लाया, जिस एक्ट का नाम था रेगुलेटिंग एक्ट। कौन सा एक्ट? रेगुलेटिंग एक्ट लाया दोस्तों। और इस एक्ट के तहत दोहरी शासन नीति को समाप्त कर दिया गया था। लेकिन दोहरी शासन नीति जो लाया था, कौन लाया था? लॉर्ड क्लाइव ने ही लाया था। याद रखिएगा। तो दोहरी शासन नीति कौन लाया था? लॉर्ड क्लाइव ने लाया था। लेकिन समाप्त किस एक्ट के तहत? 1773 एक्ट के तहत समाप्त हो गया था। इलाहाबाद को जो संधि हुआ था, उसी समय में दोहरी शासन नीति लाया गया था। समझिएगा बात को। अब 73 में जो बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया, दोहरी शासन नीति को समाप्त किया गया। 73 में बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया है ना, वारेन हेस्टिंग्स को, और दोहरी शासन नीति को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया गया। अब 73 के बाद आते हैं दोस्तों, धीरे धीरे करके 1774 ईस्वी में
आप देखिए, जहाँ अब अपना शासन करना है, अपना वर्चस्व स्थापित करना है, तो जनता का भी आवाज़ तो सुनना होगा ना। उन्होंने एक कोर्ट बनाया, सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना किया। किसका? सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना किया। आप सोच लीजिए, सर्वोच्च न्यायालय का जो स्थापना किया दोस्तों, उन्होंने 1774 ईस्वी में 3 को नियुक्त किया था न्यायाधीश। कितना? 3 न्यायाधीश को नियुक्त किया था। सत्रह सौ चौहत्तर में एक सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना किया, उसमें 3 को न्यायाधीश को नियुक्त किया गया था, जिसका नाम था चेस्टर, लिनेस्टर, हाइडेड। याद रखिएगा दोस्तों। पूछता है कि सर्वोच्च न्यायालय के सबसे पहले कब स्थापना किया गया, तो 1774 में। उस समय कितने न्यायाधीश नियुक्त किया गया, तो 3 न्यायाधीश किया गया। बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, 4 मंत्रिपरिषद सदस्यों के साथ में मैंने स्थापना किया, सहयोग के रूप में 4 मंत्रिपरिषद बनाया गया था। और 4 मंत्रिपरिषद में 24 सदस्य थे। कितना? 24 सदस्य थे दोस्तों, ठीक है। और उसका रखा गया था कितना साल? 4 साल रखा गया था, ठीक है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे दोस्तों, क्लास अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। नेक्स्ट पार्ट हम जल्द लेके आएंगे आपको बेहतरीन ढंग से, और अच्छी तरह से हम आपको पढ़ाएंगे दोस्तों, विश्लेषण कर करके पढ़ाएंगे। आप सिर्फ दुलार और प्यार दीजिए दोस्तों, आगे बढ़ने की मौका हमको भी दीजिए दोस्तों, क्योंकि आपका सपोर्ट मेरा सहयोग रहेगा दोस्तों। हम आपको वहाँ पहुँचाएंगे जहाँ आप पहुँचना चाहते हैं। सिर्फ आपका प्यार चाहिए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।